Hello 10 plus 1 students. We are going to start today elasticity. The first part of elasticity I will be taking board level only, right? So, elasticity. To understand the concept of elasticity, you must know what is deforming force and restoring force. ये deforming force क्या होता है और restoring force क्या होता है, right? स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो आपको पता ही होगा कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है. जब किसी बॉडी पे लगाई जाती है तो वो उस बॉडी को, उसकी नेचुरल स्टेट को वो चेंज करने की कोशिश करती है या चेंज कर देती है. अब आप बोलोगे सर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल फोर्स है. जब हम उसको किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो वो बॉडी की शेप को डी शेप करने की कोशिश करती है या कर देती है. तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज दैट फोर्स which when applied on a body changes or tends to change the shape of the body, means it tends to deform the shape of the body. That is called a deforming force. Hope it is clear. अब आप पूछेंगे ये डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम किसी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो इसको अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा? अब तो क्या होगा वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर. अगर तो मटेरियल प्लास्टिक है वो वैसे ही रह जाएगा. आप क्ले देखते हो जिससे वो छोटे बच्चे यूज करते हैं. क्ले को आप प्रेस कर दो तो वो प्रेस हो जाएगा, खींच दो तो खींचा रहेगा. लेकिन अगर हम एक ऐसा मटेरियल ले जिसकी शेप बदल दे, लेकिन जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर रिमूव कर दें तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, उसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी की शेप को बदल देती है और रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी की ओरिजिनल शेप को रिगेन कर देती है. राइट? अब जो बॉडी की ओरिजिनल शेप रिगेन होती है वो क्यों होती है? एक साइंस आ गया ना, इसमें फिजिक्स आ गया कि वो रिगेन क्यों होती है. अब उसके जो मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी है. आप पूछेंगे सर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बोले तो मींस अगर वो मटेरियल इस तरह का है कि वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन में हमने उसको चेंज किया, तो वो क्या है स्टूडेंट्स? इलास्टिक मटेरियल. अगर वो अपनी वापस उस पोजीशन पे चेंज नहीं होता तो वो कौन सा है मटेरियल? प्लास्टिक मटेरियल, क्ले. इलास्टिक मटेरियल
आपके जहन में, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, रबर। उससे भी ज़्यादा इलास्टिक है स्टील, बताऊंगा मैं कैसे। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, restoring force comes into play. When restoring force comes into play on the removal of, एक तो यार ये ना स्टूडियो वाले टाई लगवा देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। तो restoring force comes into play, that is basically on account of what? Deforming force, correct? ये वायर चलने दो। Any question? Is it clear? अब इलास्टिसिटी क्या है? ऊपर भी लिखा हुआ है, मैंने फिर लिख दिया, कोई बात नहीं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच on the removal of deforming force, the body regains its original configuration. The property of the material of the body by virtue of which the body regains its original configuration on the removal of deforming force, that is called what? That is called elasticity. So elasticity is the property of the material of the body by virtue of which on the removal of the deforming force the body regains its original configuration. सभी बच्चे ना ये YouTube का लेक्चर तो है, चलो YouTube का तो थैंक यू बोलते हैं, बट मैं उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि जैसे लेक्चर रिकॉर्ड किया वो उस पर थंबनेल लगाए, नहीं। मेरे एक नेचुरल सा लेक्चर है, एज इट इज़ ही अपलोड हो जाएगा। बस क्लास में आप बैठ के पढ़ रहे हो और यही लेक्चर आपको सेम फील देगा जब आप घर में YouTube पे पढ़ोगे, ठीक। तो भाई इलास्टिसिटी, अब मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर आप इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मैंने कहा बिल्कुल साहब दे रहे हैं। सर इसका कॉज क्या है? मैंने कहा यार इसका कॉज मतलब बोले तो कहते सर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है क्यों? इंटरेस्टिंग है। अब साइंस है, साइंस में तो आप व्हाट वाई व्हेन करो, क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। ये क्या, क्यों, कब, कैसे, सभी के जो आंसर हम करते हैं बरखुदार, उसी को तो हम साइंस कहते हैं। अब मैं अगर यहीं पर बात खत्म कर दूं कि बस चुप करो, इट इज द प्रॉपर्टी, वो हमारी जमीर कॉन्शियस नहीं मानते। हम आपको बताते हैं ऐसा होता क्यों है। समझ आ रहा है ना? अटेंटिव हो, स्किप स्कुप मत किया करो। अच्छा, ये गंदी आदत होती है, पेशेंस नहीं आप लोगों में। एक तो आप एक 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड मैक्सिमम रील जनरेशन है आप, बस आपको तो वो रील टाइप चाहिए हर चीज़। अरे यार अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट है ये, पढ़ाई है ये, कोई इंस्टा रील नहीं है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक कर्व लेता हूँ, ये है अट्रैक्शन और इधर है रिपल्शन, ये है फोर्स और ये है इंटर एटॉमिक सेपरेशन। ओके, अब ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन, अब बहुत सारे एटम्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे बैठे हैं। जब
एटम्स अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे बैठते हैं तो भाई उसमें किसी भी तरह की ना तो आपस में अट्रैक्शन है ना आपस में रिपल्शन है। हमारे एक सर थे, वो बोला करते थे, ए ससुरा वहीं पर बैठा रहता है, ना इधर हिलता है ना उधर हिलता है। मगर ठीक है नहीं हिलता है। बहुत प्यारे टीचर थे हमारे वो। तो भाई मैंने पूछा, सर ये ससुरा जो इधर ना हिलता है ना उधर हिलता है, काहे को नहीं हिलता है? बोलते यार वो स्टेबल है। हम बोले सर वो स्टेबल क्यों है? बोले जो उनके अंदर इंटरएटॉमिक सेपरेशन है उसका डिस्टेंस कुछ इस तरह से है, ना तो उनमें अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन हो रही है। ठीक है साहब। एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट है यार जिंदगी में, लीस्ट एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। लीस्ट एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। और जिसमें एनर्जी बहुत होती है उसमें स्टेबिलिटी कम होती है। देखो आप में एनर्जी है ना, आप बैठ तो टिक के, मुझ में एनर्जी है, कभी मैं इधर जा रहा हूँ कभी मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है ना। कई बार वो रिकॉर्डिंग वाले बोल देते सर अब कैमरा के आगे ना एकदम ऐसे खड़े होके बात करो। मैं कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। अब क्या है? स्टेबिलिटी। एनर्जी क्या है? कम है बाबू मशाई। अब करना क्या है यार, ये दोनों एटम्स को पकड़ के खींचो। जब हम एटम्स को पकड़ के खींचते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और अगर हम एटम्स को क्लोज लाएं तो अगर इनको एक बहुत क्लोज लाएं तो इनके बीच में एक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के इतने क्लोज हो जाएगा, इनके जो चार्जेस हैं न्यूक्लियस के वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो दोस्त ये रिपेल करेगा, छोड़ेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे आएगा। अगर हम खींचेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, छोड़ेंगे तो वापस वही पोजीशन पे आएगा। तो इलास्टिसिटी का जो कॉज है वो क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक interactions. Is it clear? So, electromagnetic interaction is the cause of elasticity. Hope it is clear. 0.76 angstrom is the shortest distance जहाँ पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है इन केस ऑफ जनरली मेटल्स। अगर हम 0.76 एंगस्ट्रॉम से कम डिस्टेंस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस कम्स इनटू प्ले। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम्स इनटू प्ले। गॉट इट? तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैंने हंसते हंसते आपको बता दिया। ठीक, तो अगर हम इसको समराइज करें तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी by virtue of which on the removal of the deforming force the body regains its original configuration, that is called elasticity. Elasticity किसी भी मटेरियल ऑफ द बॉडी का वो प्रॉपर्टी है
जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल करने पर बॉडी अपनी वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और इसका कॉज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन। हाउ इट इज क्लियर? अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन समझाता हूं। मैं यहाँ पॉज दूंगा, फिर मैं इसको रब करके साफ कर लूँगा, ठीक है? तो आपको जब मैं वापस आऊँगा तो ये प्ले करूँगा तो आपको एकदम वाइट दिखेगा, प्ले मतलब वाइट नहीं, प्लेन दिखेगा। मैं इसको रब करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, लाइक मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया। अब मैं आपको एक रीज़न ऑफ इलास्टिसिटी को एलिबरेट करता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ, समझाता हूँ। Elasticity. To make you understand the reason of elasticity, मुझे एक ब्लॉक्स बनाना पड़ेगा यहाँ। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये इस तरह के कुछ एटम्स हैं, वो एंड मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरह से मैंने अरेंज किए हैं that each molecule is acted upon by the forces due to the neighboring molecules. Right? Due to the neighboring molecules. तो ये इसमें neighboring molecules के साथ मतलब interactions होती जा रही है and they are influencing each other. These forces are known as intermolecular forces. Intermolecular forces. Simple it is. For simplicity, the two molecules in their equilibrium position at the molecular distance are stable because their energy is least. तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्प्रिंग को या रबर को, तो ये एटम्स इतने क्लोज आ जाते हैं कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस शुरू हो जाती है। और जब हम इसको पकड़ के स्ट्रेच करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल जब हम इसको पकड़ के स्ट्रेच करते हैं तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव ऑपरेशन हो। अभी पीछे मैंने ग्राफ बना के दिखाया था आपको, तो वो ग्राफ में मैंने आपको क्लियर करके दिखाया था कि रिपल्स। आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, थोड़ा ना उसमें चेंज कर लेना, शायद मुझसे वो गलत बन गया। एक्चुअली इट इज़ लाइक दिस, ये रिपल्सिव फोर्सेस, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये इंटर एटॉमिक सेपरेशंस, ठीक है? हाँ, ऐसे कर लेना, करेक्ट कर लेना।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें इस तरह के रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टार्ट हो जाती है। ये कब होगी फोर्स? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस समझाता हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस certain definitions. The first definition is elastic limit. स्टूडेंट्स, जो मटेरियल होता है वो एक स्टेज तक ही अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को डिपिक्ट करता है और उस स्टेज के बाद वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को डिपिक्ट नहीं करता। मीन्स इलास्टिक बॉडीज शो देयर प्रॉपर्टी ऑफ elasticity up to certain limit, up to certain value of deforming force. Means आप जब deforming force लगाते हो तो जो मटेरियल है वो एक पर्टिकुलर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स तक वो इलास्टिक है। उसके बाद उसका नेचर बदल सकता है, वो प्लास्टिक हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है। मतलब प्लास्टिक या इलास्टिक, यही दो चीज़ें रखो दिमाग में, ब्रिटल मत रखो। तो इट मीन्स दैट इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स up to which the material obeys under elastic character. Means that elastic bodies show their property of elasticity up to certain value of deforming force. If we go on increasing the deforming force, the restoring force also increases. A stage is reached when the material of the body is no more elastic, so it comes back, it doesn't come back to its original position. So such a limit is called elastic limit. Is it clear? So the maximum deforming force up to which a body retains its property of elasticity is called elastic limit. You can make notes now. Now students, I am going to tell you elastic fatigue. You know, the temporary loss of elastic properties because of the action of repeated alternating deforming force, then the material gets fatigued. Okay, means that when we repeatedly apply the deforming force on the material, elastic material, then with the passage of time it loses its elastic character and it is said to be under elastic fatigue. आपने देखा होगा कि स्टील ब्रिजेस दिल्ली में है, लोहे वाला पुल, तो उस पे मतलब उसकी एक लाइफ होती है और वो तो मेंटेन करते होंगे क्योंकि वो हेरिटेज ब्रिज होना चाहिए मेरे हिसाब से। Then students, after certain years the buildings or the bridges are declared unsafe because the material loses its elastic property and then it is said to be under elastic fatigue. अब आप बोलेंगे सर ब्रिजेस पे इलास्टिक फटीग कौन कर रहा है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्सेस बार बार कौन लगा रहा है? अरे ट्रैफिक जा रही है या ट्रक्स जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कॉजिंग द इलास्टिक फटीग, ठीक है।
स्प्रिंग बैलेंसेस जो होती हैं वो रॉन्ग रीडिंग दिखाना शुरू कर देती हैं if it is used for long time because of its elastic fatigue nature. इसी तरह से अगर हम एक वायर ले लें, उस वायर को बार बार ऐसे 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 करते जाएं रिपीटेडली, तो उसको हम बोलते हैं what do you call, it is also called unsafe, और गर्म भी हो जाती है ऑफ कोर्स, वो अलग रीज़न है. तो दैट इज आल्सो ड्यू टू द इलास्टिक फटीग. होप इट इज क्लियर. एक और डेफिनेशन बताता हूं आपको. इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. अब ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? द टाइम डिले इन विच द substances regains its original condition after the removal of deforming force is called elastic fatigue. जो टाइम डिले होता है जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इलास्टिक फटीग. सो बहुत टाइम लेना शुरू कर देता है बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे आने को, तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. The time delay in which the substance regains its original condition या configuration after the removal of deforming force is called elastic after effect. शायद मेरे मुंह से elastic fatigue निकल गया, सॉरी. elastic after effect मतलब आपने किसी चीज़ को पकड़ के खींचा, छोड़ा, वो बहुत देर बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. दैट इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, राइट? ओके. So the time, delay लगता है. So it is the time for which the restoring forces are present, but after the removal of the deforming force, वो restoring forces धीरे 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 अपनी उस बॉडी की ओरिजिनल पोजीशंस को रिगेन करवा देता है. That is called elastic after effect. ये ह्यूमन नेचर से भी बड़ा मिलता जुलता है. इलास्टिक लिमिट, आप एक लिमिट तक ठीक रहते हो, उसके बाद आपको गुस्सा आ जाता है, और अगर आप बहुत सारा काम करते हो तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो उसको फटीग बोलते हैं. और फिर आप रेस्ट लेते हो, तो स्लीप लेके आप ओरिजिनल पोजीशन पे आते हो, मींस फ्रेश हो जाते हो. सो स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा लेक्चर मैंने आपको दिया. कैसा लगा ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9814121996. एक स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस के लिए यार हमारी एक ऐप है, उसको ज़रा देखना खोल के, topreanker.com. एंड इसमें मैं एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन्स करवा रहा हूँ, जो कि फुल सिलेबस फरवरी में होगा 2023 में. तो यू आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट, बट उसका कंडीशंस क्या है? यू हैव टू रजिस्टर ऑन द topreanker.com. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.